ARO 2016 के मेंस पेपर में, जो कि 22 दिसंबर 2020 को होना है, उसमें आपका पार्ट 1 में जनरल हिंदी कन्वेंशनल यानी कि हिंदी परंपरागत का पेपर होगा। 100 अंकों का ये पेपर होगा। हमारे पेड ग्रुप में हमने इसके टेस्ट करवाए हुए हैं, इनका वीडियो सोल्यूशन देखेंगे हम यूट्यूब पर, इससे बाकी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं इसको भी देख सकें। लगभग ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस जो है अलग हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन डिफरेंट होगा क्योंकि ये अपठित अंश होता है और किसी का पढ़ा हुआ नहीं आएगा। इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उनको यहाँ पर देखेंगे। प्रोबेबल आंसर कैसे बनाए जाते हैं, व्याख्या कैसे की जाती है, सारांश कैसे लिखा जाता है, उसको देखेंगे। और जो 24 मार्क्स में फिर आपका पत्राचार आता है 8x3 यानी 24 मार्क्स का, उसमें 3 फॉर्मेट आपको बनाने पड़ेंगे, या उनको जो है लिखना पड़ेगा, या आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आपको फॉर्मेट या पत्र तैयार करना पड़ेगा। उसमें पत्र, परिपत्र और अर्थशासकीय, शासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, प्रतिवेदन, टिप्पणी, ये सब हमारे ऑफिशियल सिलेबस में है। फिर उसके बाद मुहावरे पूछे जाते हैं आपसे, 5 पूछे जाएंगे 10 नंबर के। उसके बाद एक शासकीय पत्र दिया रहेगा आपको, उसका सारणी रूप में आपको सार लेखन करना पड़ेगा। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, सारणी रूप में सार लेखन कैसे करते हैं उसमें बताया हुआ है। तो ये पत्र आपको लगभग इसी तरह का आपको सरकारी या शासकीय पत्र आपको दिया रहता है। आप पुराना पेपर देख सकते हैं, वैसा ही बनाया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर प्रशासनिक शब्द होते हैं, हिंदी में इनको लिखना पड़ता है 10 नंबर में। फिर हिंदी के प्रशासनिक शब्द होते हैं, इसको इंग्लिश में लिखना पड़ता है, 10 नंबर इस पे मिलते हैं। फिर कंप्यूटर का पोर्शन होता है, वो 10 नंबर का आता है। उसमें जो है शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। तो ये तो रही पैटर्न की बात। ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा अपने पेपर में। तो पहला यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको ये एक जो है गद्यांश या गद्य देखने को मिलेगा, उसको पढ़ करके आपको प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। ये हमारा मॉक पेपर है, इसमें हमने ये गद्यावतरण लिया है। जीवन के रंगमंच पर ईश्वर कर्म रूपी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्माता निर्देशक हैं। हम सब उस फिल्म के अभिनय दल के जीवंत पात्र मात्र हैं। निर्देशक सभी की क्षमता, योग्यता, कुशलता और पात्रता का परीक्षण कर उन्हें अभिनय की भूमिकाएं वितरित करता है। जो सबसे दुर्बल होता है उसे किसी तरह की भूमिका देता है, जो सबसे अधिक क्षमता रखता है उसे कोई दूसरी भूमिका मिलती है। संपूर्ण अभिनय दल में जो सबसे अधिक सामर्थ्य और हर प्रकार की चुनौती से दो चार होने में सक्षम होता है, निर्देशक उसी को नायक की भूमिका देता है। ठीक, अब इसमें 3 रेखांकित अंश होते हैं, उनकी व्याख्या करना होता है। 4-4 नंबर में 3, 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए। प्रश्न नंबर 3 ये आपका रहेगा, और ये रहेगा 12 मार्क्स का, 4x3। तो आपको जो है अलग अलग 3 अंशों की व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक, शीर्षक होता है, शीर्षक 3 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। 3 नंबर में, बीईओ में 4 नंबर का आया था, इसमें 3 नंबर का शीर्षक आता है। उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या के बाद आपको जो है संक्षेपण, सारांश वैसे पूछा जाता है, यहाँ पर संक्षेपण लिख गया है, इसको सारांश जो है अज्यूम करेंगे हम। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शीर्षक क्या होता है। शीर्षक में मैंने जो है जितने पैराग्राफ सॉल्व करवाए हैं आज तक और जितना भी समझा है, अगर आपको शीर्षक नहीं जल्दी पकड़ में आता है, अगर आप इंग्लिश माध्यम के हैं, आपको नहीं इतनी डीप नॉलेज है साहित्य की, तो हमेशा आप ये देख सकते हैं कि जो है पहली लाइन में या तो पैराग्राफ के आखिरी लाइन में, या कम से कम पहली और दूसरी, और पैराग्राफ की जो सबसे आखिरी है उससे पहली वाली लाइन में शीर्षक कहीं ना कहीं होता है, और उसी को हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कुछ ना समझ में आए तो और आपको अपना टाइम बचाना हो अन्य पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, तो जीवन का रंगमंच, इसको जो है तुरंत शीर्षक दिया जा सकता है। ठीक है, वैसे हम लास्ट में भी चेक कर लें तो यहाँ पर भी हमको जीवन का रंगमंच देखने को मिल रहा है, ऊपर भी हमको देखने को मिल रहा है जीवन का रंगमंच। अप्रोप्रिएट है, जीवन के रंगमंच के बारे में बात की जा रही है। ईश्वर को निर्माता निर्देशक बताया जा रहा है, विभिन्न तरह के किरदारों के बारे में बात की जा रही है, और क्या क्या उनकी परिणति होती है, इस पर डिस्कशन हुआ है नीचे। ठीक, तो इसमें हम कह सकते हैं जीवन का रंगमंच इसके लिए उचित शीर्षक होगा। आप देख पा रहे हैं हमने इसका शीर्षक बनाया था जीवन का रंगमंच। इसके आसपास अगर आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये व्याख्या करनी है हमको, तो व्याख्या हमने इस तरीके से करी है। व्याख्या में कुछ लोग पूछते हैं कि कितना होना चाहिए, रेखांकित अंश का कितना गुना होना चाहिए, तो जो है 4 टाइम्स 5 टाइम्स तक आप जा सकते हैं, ये इतना सही होता है। आप कोशिश करें कि किसी भी हालत में रेखांकित अंश की 6 टाइम्स व्याख्या ना करें, यानी कि रेखांकित अंश अगर आपका इतना दिया हुआ है तो आप इसका 6 गुना ना जाएं। ठीक है, 5 गुना तक ठीक रहेगा। तो इस तरीके से करते हैं। व्याख्या करने में आप एनालॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य पंक्तियां ले सकते हैं, और जो है दिए गए अंश के संदर्भ से हट भी सकते हैं कुछ हद तक।
ठीक है, लेकिन मूल भाव नहीं बदलेंगे। ठीक है, जो आपका रेखांकित अंश उस संदर्भ, उस दिए गए गद्यावतरण के संदर्भ में कहना चाह रहा हो, उसे किसी और संदर्भ में उसके बिना मूल भाव को बदले आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, व्याख्या में कुल मिलाकर के क्या है, आप उदाहरण दे सकते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको और सरल भाषा में लिख सकते हैं, ये दो काम तो करना ही होते हैं। आप जो है अपनी कुछ पंक्ति डाल सकते हैं, किसी दूसरे ऑथर की भी पंक्ति यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर डाली गई है हमारी की में। तो ये आपकी व्याख्या को और इफेक्टिव बनाता है कि आप उस दिए गए रेखांकित अंश को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो पहला रेखांकित अंश क्या है, जो कठिन से कठिन भूमिकाओं को सहर्ष करने को उत्सुक होता है उसे ही निर्देशक नायक की भूमिका सौंपते हैं। यहाँ पर व्याख्या की गई है कि पंक्तियां मनुष्य की प्रवृत्ति और उसी के अनुरूप ईश्वर द्वारा सौंपे जाने वाले उत्तरदायित्वों की ओर इंगित करती है। पहली लाइन जो है आपको स्पष्ट करना है कि मतलब क्या कहना चाह रहा है, किस तरह है पैराग्राफ, और फिर बाद में उसी को एक्सप्लेन करना है। जो व्यक्ति चुनौतियों से घबराकर पीछे हट जाता है वह ईश्वर के रंगमंच का सामान्य कलाकार होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो आगे बढ़कर सभी चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हैं, ठीक है, और समस्याओं के झंझावतों में घुस जाते हैं, जूझते हैं और छिन्न भिन्न कर मार्ग तलाश ही लेते हैं। ये विरले लोग ही ईश्वरीय रंगमंच के नायक अथवा नायिका की मुख्य भूमिका के हकदार होते हैं। दिनकर जी ने कर्ण के मुंह से कहलवाया था, उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारि प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। रश्मिरथी में ये कहा है। ठीक है, उसके बाद ये है कि दुख रूपी नायकत्व ग्रहण करने का नैपुण्य सभी में नहीं होता। इसकी व्याख्या करेंगे आप अब। तो इसमें लिखा हुआ है कि पंक्तियां संदेश देती हैं कि नायकत्व स्वयं में गर्व का प्रसंग है, लेकिन एक नायक कितने कष्टों को झेलकर शेष दल को अथवा समाज को प्रसन्नता देता है सिर्फ वही समझ सकता है। दिया स्वयं तिल तिल जलता है आखिरी सांस तक प्रकाश बांटने के लिए, और यही कारण है कि नायकत्व सबके बस की बात नहीं है। एक त्यागपति ही इस नैपुण्य का साधक बन सकता है। ये एक अप्रोप्रिएट व्याख्या है जो इस तरीके से होनी चाहिए थी। आप देखेंगे कि इसमें एनालॉजी दी गई है, तरह तरह की। दीपक की एनालॉजी दी गई है, देखिए यहाँ पर देखिए एक त्यागपथी की एनालॉजी दी गई है, दीपक या दिए की एनालॉजी दी गई है कि कैसे वो तिल तिल जलता रहता है। ठीक है, लेकिन कहीं भी ये संदर्भ से हट के नहीं है। आप जो भी उदाहरण दे वो संदर्भ में ही हो, संदर्भ से हट ना जाए, इसका बस ध्यान रखिएगा व्याख्या करते समय। स्वयं महादेव ने सदृश हलाहल पीकर संसार को अमृत बांट सके ऐसा विलक्षण नायक ही कर सकता है। तो इसमें महादेव का यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया। तो हर कोई नायक है, जैसे तिमिर हटाने में हमारा दीपक या हमारा दिया एक नायक है। त्यागपथी जो सब कुछ त्याग करके दूसरों को प्रसन्नता देने का काम करता है वो नायक है। महादेव हमारे शिव नायक हैं, जिन्होंने सदृश हलाहल पीकर जो है सिद्ध किया कि नायक ही जो है लीक से हटकर काम करता है और दूसरों के बारे में सोचता है। उसके बाद ये व्याख्या करनी थी कि ईश प्रदत्त प्रत्येक अवसर जीव के कल्याण के लिए लक्ष्मण रेखा जैसी होती है। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम पत्राचार पर आ जाते हैं। यहाँ पर 8x3 वाला पार्ट जो है 8, 8 और 8, इस तरीके से 8, 8 और 8 ये आपको देखने को मिलेगा पेपर में। अर्धशासकीय पत्र के उद्देश्य रचना शैली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक नमूना प्रस्तुत करना है हमको यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है। शासकीय या अर्धशासकीय दोनों बहुत एक्सपेक्टेड है इस बार। इनसे क्वेश्चन तो इन तीनों पोर्शंस में से एक तो जरूर से जरूर आना ही आना है। या तो आपकी सिचुएशन दे सकते हैं कि आप फलां अधिकारी हैं, अपने समकक्ष को जो है अर्धशासकीय भेजिए या फिर शासकीय बनाइए, इस मुद्दे पर इनको भेजिए, ऐसा आ सकता है। या तो फिर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो शासकीय पूछा है इसमें, और फिर शासकीय पत्र से क्या तात्पर्य है, सौदाहरण प्रस्तुत करिए और परिपत्र के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए इसका नमूना प्रस्तुत करिए। तीनों में ही नमूना, उदाहरण या जो है सौदाहरण की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक पूरा पत्र बनाना पड़ेगा, यहाँ पर केवल ड्राफ्ट नहीं बनाना है। तो अर्धशासकीय पत्र का उद्देश्य आप लिखेंगे, जैसे उद्देश्य पूछा गया है कि अत्यंत आवश्यक हो, किसी मामले में किसी अधिकारी को निगाह लाना अनिवार्य हो जाए, अर्थशासकीय पत्रों का इस्तेमाल होता है। विषय शासकीय ही होता है लेकिन भाषा वैयक्तिक पत्रों की होती है। बिल्कुल सही। उसके बाद है कि रचना शैली और विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो वही जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे अधिकारी द्वारा दूसरे को लिखा जाता है, ये विभागों के बीच पत्राचार नहीं होता है। ठीक, ये गोपनीय भी हो सकता है कि मतलब जो है इसमें सीक्रेट बातें भी हो सकती हैं। तो इसमें ये डिस्क्लोज कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थशास्त्री को डिस्क्लोज नहीं करते हैं शासनादेश में,
और पत्र का लेखन एक वचन और उत्तम पुरुष में होता है। स्थान और तिथि सरकारी पत्रों के सदृश ही होती है। प्रिय श्री महोदय आत्मीयता सूचक शब्द प्रयुक्त होते हैं। अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को अर्थशासकीय पत्र नहीं भेजा जाता है। भेजा भी जा सकता है, मोस्ट केसेस में नहीं भेजा जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में नहीं भेजा जाता है। बाकी जो है अगर यहाँ का कोई जो है सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश का, अपने से ऊपर वाले सेक्रेटरी को, यानी कि केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय के सेक्रेटरी को भेज सकता है अर्थशासकीय। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है एक अधिकारी अपने से बड़े अधिकारी को जनरली अर्थशासकीय नहीं लिखता है। ऐसा मुझे अभी तक नहीं देखने को मिला है। और व्यक्तिगत शैली में इनका लेखन होता है अनौपचारिक तरीके से। तो ये विशेषताएं आप डालेंगे और एक नमूना बनाएंगे। पत्र का नमूना है तो आप जो है एक जो है काल्पनिक पत्र लिखेंगे जो आपने तैयार किया हो पहले से। इसका फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, ये लेटेस्ट फॉर्मेट है इसका। अर्थशासकीय पत्र संख्या और विभाग और उत्तर प्रदेश और स्थान यहाँ पर लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आज जो है जो भेज रहे हैं पत्र उनका नाम लिखा जाएगा, उनकी पोस्ट लिखी जाएगी और उनका विभाग लिखा जाएगा। जिनको भेज रहे हैं उनको आप प्रिय लिख सकते हैं अर्थशासकीय में, और इस पे उसके बाद यहाँ पर विवरण दिया जाएगा। विषय जो है लेटेस्ट फॉर्मेट में नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर आप विषय लिखते हैं अर्थशासकीय में तो इस समय आप ध्यान रखिएगा, विषय इस समय अर्थशासकीय पत्रों में खासकर उत्तर प्रदेश के अर्थशासकीय फॉर्मेट में नहीं लिखा जा रहा है विषय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आप नीचे खत्म करेंगे कि आपने लिखा है, और संलग्नक जो भी होगा, संलग्नक जो है जनरली अगर ऊपर बता दिया हो कि क्या संलग्न किया है तो यथोक्त लिख देते हैं यहाँ पर, यथोक्त यानी जो ऊपर बताया गया है। उसके बाद सेवा में शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, नीचे नाम नहीं लिखेंगे आप, नाम आप ऊपर लिख चुके हैं इनका। ठीक है, प्रिय सुदर्शन जी, नीचे इनका नाम नहीं लिखेंगे। शासकीय पत्र जहाँ तक 90% होगा कि आपको एक सिचुएशन देंगे और उसका आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि शासकीय पत्र अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं, वहाँ पर अंग भी उसके स्पष्ट कर देंगे, लेकिन जो नमूना है वो तो लिख करके ही आता है। जब आपको सारणी बनाने को देता है तो शासकीय पत्र तो वहीं पर देता है। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब बिल्कुल हो सकता है कि आप उसी का कॉपी करके लिख सकते हैं अगर कोई ना तैयार करके गया हो। तो जनरली जो है हो सकता है कि आपको सिचुएशन देंगे कि आप जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित प्रगति का विवरण उपलब्ध कराने के संदर्भ में पत्र लिखें स्वयं को जो है मुख्य सचिव मान करके। ठीक है, तो ये हो सकता है, आपको सिचुएशन दी जा सकती है। फॉर्मेट आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप दाईं तरफ डालेंगे पत्रांक, दाईं तरफ ही डाला जा रहा है लेटेस्ट फॉर्मेट में। उत्तर प्रदेश में जितने भी पत्र आप देख रहे हैं इस समय लिखे जा रहे हैं, बीच पे नहीं डालेगा कोई, और बाईं तरफ भी नहीं डालेगा। ठीक है, प्रेषक इस तरह से लिखेंगे, प्रेषक होता है पहले, फिर यहाँ पर, और फिर सेवा में, फिर यहाँ पर इस तरीके से जिसको भेज रहे हैं। उसके बाद विषय अनिवार्य रूप से आप लिखेंगे शासकीय पत्र में। ठीक है, अनिवार्य रूप से लिखेंगे, और यहाँ पर स्थान और दिनांक आएगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद जो है महोदय आप यहाँ पर लिखेंगे, महोदय मान्यवर लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके यहाँ पर रहेगा। बाकी मैटर यहाँ से चालू होगा, और दूसरा पैराग्राफ अगर आपको लेना है तो यहाँ पर जो है सेकंड से चालू करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नहीं डाला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर 2 पैराग्राफ हैं और उसको बिंदुवार लिखना है तो यहाँ पर सेकंड डाला जाएगा, फिर थर्ड है अगर तो थर्ड डाला जाएगा, फिर फोर्थ, फर्स्ट नहीं डाला जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर भवदीय लिखिएगा, भवदीय सबसे ज़्यादा सही है, भवनिष्ठ लिख सकते हैं। ठीक है, और जो है हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर के बाद नाम नहीं लिखा जाता है कोई भी। आप जो है काल्पनिक नाम लिखिए, काखा का कोड लिख सकते हैं कुल मिला करके, कोई नाम ना लिखें तो ये अच्छा है। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, पदनाम लिख सकते हैं, अन्यथा जो है 1 2 3 4 भी लिख करके छोड़ देंगे तो वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, पत्र का विवरण में समझ में आता है कि क्या प्रतिलिपि किसी को प्रेषित करनी है या फिर नहीं। परिपत्र की परिभाषा लिखना है, और जो है इसकी शैली बतानी थी और नमूना प्रस्तुत करना था। ठीक है, तो इस तरीके से परिपत्र जाता है। परिपत्र और शासकीय में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पर कई जगह हमने देखा है कि पत्रांक जो है बीच में आ जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे भी फॉर्मेट चल रहे हैं जहाँ पर आपको दाईं तरफ भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों जगह सही मानेंगे हम, यहाँ भी आप डालें तो भी सही होगा, यहाँ डालें तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, जो भी लोग मेरी बात से असहमत हैं आप कृपया उत्तर प्रदेश में शासनादेश की साइट देखिएगा, या फिर किसी भी आप अगर कोई आरओ हैं आपके जानने वाले उत्तर प्रदेश शासन में, तो बताएंगे कि जो समीक्षा अधिकारी हैं खुद ही नमूना कभी कभी बदल देते हैं। कोई समीक्षा अधिकारी बीच में पत्रांक लिखता है, कोई जो है दाईं तरफ लिखना अभी पसंद करता है, तो वो ऐसा ही टाइप होता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रेषक होता है, इसमें सेवा में होता है। सबसे बड़ी पहचान परिपत्र की ये होती है कि कई लोगों को एक साथ भेजा जा रहा होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के समस्त
समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को। ठीक है, इसमें जो है विषय आप डाल सकते हैं। ठीक है, विषय यहाँ पर डाला जा सकता है बिल्कुल। लेटेस्ट फॉर्मेट में विषय लिखा जा रहा है, यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन आप जरूर लिखेंगे, इसमें विषय जरूर लिखेंगे। ठीक है, परिपत्र में। उसके बाद ये मुहावरे आपके पेपर में आएंगे, 5 मुहावरे आएंगे 10 नंबर के, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग आपको करना होगा। तो पहला, अच्छे घर बयाना देना। अच्छे घर बयाना देने का मतलब होता है स्वयं से अधिक ताकतवर से शत्रुता लेना। ठीक है, तो इसका गामा पहलवान को उकसाकर तुमने अच्छे घर बयाना ले लिया है, अब भुगतो। तो इस तरीके से रिलेटेबल लिखिएगा, कुछ भी छोटा रिलेटेबल लिखेंगे मुहावरा, ज़्यादा चांसेस होते हैं नंबर मिलने के। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बड़ा नहीं लिख सकते हैं। अगर आप सिचुएशन को स्पष्ट करने के लिए मेरे हिसाब से अगर 3 पेज नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3 लाइन का भी अगर आप वाक्य प्रयोग लिखते हैं और वो आपके मुहावरे को अगर स्पष्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा वो। अंटी मारना का हो जाएगा चालाकी से कुछ चुरा लेना। उसके बाद इंद्र का अखाड़ा का हो जाएगा रास रंग का स्थान। उसके बाद एक टांग पर खड़ा होने का मतलब है सदैव तैयार रहना, तत्पर रहना। होंठ बिचकाने का मतलब हो जाएगा घृणा व्यक्त करना। ठीक है, क्रमांक 8 है। क्रमांक 8 में हम देखेंगे कि इसमें एक पत्र प्रेषित किया गया डिजी लॉकर के माध्यम से दिखाए जाने वाले दस्तावेजों की मान्यता के संबंध में। यहाँ पर लिखा गया है अवर सचिव के द्वारा, तो इसको जो है सारणी रूप में सारलेखित कर देना है आपको। सारणी जो है ऐसी बनाते हैं, उत्तर प्रदेश की हिंदी निदेशिका में इस तरह की सारणी बनाने को लिखा है। कोडिंग कोई भी हो सकती है, आभाषा के फॉर्म में भी हो सकती है, चाहे तो आप रोमन अक्षरों का भी प्रयोग कर सकते, रोमन अंकों का जैसे 1 2 इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 3, और आभाषा भी कर सकते हैं, गाखा गा भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि देवनागरी वाले कोड यूज़ करें, जैसे यहाँ पर आभाषा यूज़ किया गया है। ठीक है, ये है। कुछ लोग कहते हैं कि इनको जो है अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ भी लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की हिंदी निदेशिका जो है उसमें लिखा गया है, मतलब उसमें जो सैंपल दिया था उसमें ऐसा ही था कि अगर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई है तो उसको अलग अलग जो है स्पष्ट करना चाहिए। ठीक, क्रम संख्या सबसे पहले होगी। क्रम संख्या तो एक ही होगी, क्योंकि जब अलग अलग मतलब जो है कई सारे पत्र होंगे तब यहाँ पर दूसरी क्रम संख्या आएगी, दूसरा पत्रांक आएगा, दूसरी दिनांक, दूसरा विषय आएगा। लेकिन आपको पेपर में एक ही सॉल्व करवाएंगे तो क्रम संख्या तो एक ही होगी। पत्रांक जो दिया हो उसी को कॉपी कर लीजिएगा वहाँ पर। दिनांक अगर दी हो तो ठीक, अदरवाइज उसको कोड में कर दीजिएगा। उसके बाद प्रेषक का पता आप डालेंगे, जो दिया गया हो, प्राप्तकर्ता आप डालेंगे। ठीक है, उसके बाद विषय वस्तु जो भी आपको समझ में आ रही हो। डिजी लॉकर द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों की मान्यता के संदर्भ में लिखित, ये जो है आपको विषय में ही मिल जाएगा, पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा, और अगर कोई तीसरा पॉइंट प्रेजेंट है तो ये होगा। ठीक, इस तरीके से आप सारणी बना देंगे। नॉर्मल सारणी बनाने में कितने अंक मिलते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप साफ स्पष्ट और इस तरीके से बनाएंगे। स्केल से कोशिश करिएगा, लाइन खींचिएगा, लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी ना जाए, जो आपके कॉलम हों वो सीधे सीधे खींचे हों इस तरीके से। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बताया जाता है। और मतलब अपने साथ एक फुटा जरूर लेके जाइएगा इस तरीके से टेबल बनाने के लिए। कुछ लोगों ने हमसे ये भी पूछा था कि जैसे आपका जो पेज मिलता है पेपर में वो शायद इस तरीके का होता है, तो क्या हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं सारणी टेढ़ा करके, यानी लैंडस्केप टाइप में? तो आप लिख सकते हैं। पुराने बैच वालों ने बनाया था और सिलेक्टेड लोगों ने बनाया था, मैंने उनसे पूछा हुआ है, कन्फर्म किया हुआ है कि अगर आपका पेज इस तरीके का है, इस तरीके का लोक सेवा आयोग का, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी में बनाएं, आप जो है टिल्ट करके बना सकते हैं इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी आप जो है लैंडस्केप मोड में भी ये सारणी बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि ये जो है लंबा खिंच जाता है और पोर्ट्रेट मोड में आ नहीं पाता है। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें आपको जो है प्रशासनिक शब्दों को लिखना है हिंदी में। तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है, फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी जो आपका एपीओ पेपर था मेंस में उसमें भी आया था। अटैचमेंट ऑफिसर है, प्लेनिपोटेंशियरी है, फॉरवर्ड है। तो आप नियरेस्ट लिखेंगे तो आपको नंबर मिलना चाहिए। जैसे अभिगम्यता वैसे होता है, लेकिन अगर किसी ने पहुंच भी लिखा है तो ठीक है, स्पष्ट कर रहा है ये, पहुंच या अभिगम्यता होना चाहिए यहाँ पर। फंक्शनैलिटी में जो है प्राथमिकता जो है करेक्ट होगा एक तरीके से, और जिस संदर्भ में आप लिख रहे हैं उसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं। उसके बाद अटैचमेंट ऑफिसर का जो है कुर्की अधिकारी होता है या संलग्न का अधिकारी भी हो सकता है। कुर्की अधिकारी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। प्लेनिपोटेंशियरी सर्वाधिकारी या पूर्णाधिकारी, दोनों बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड में प्रस्तावना या प्राकथन ठीक होगा। इसमें प्राकथन को जो है प्रेफरेंस आप दीजिएगा, क्योंकि हम जो है कई कॉपी चेकिंग भी करते हैं, तो कोई प्रस्तावना लिखता है, कोई प्राकथन भी लिखता है, तो उसको वहाँ पर कॉपी में फीडबैक दिया जाता है कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। उसके बाद अभ्यावेदन जो है, अभ्यावेदन होगा। रिप्रेजेंटेशन का पूछा था तो इसका अभ्यावेदन होगा। नॉमिनेशन का नामजदगी होगा। नीलामी का ऑक्शन होगा। संविधि का स्टैच्यूट होगा। मुख्तारनामा
का होता है पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है। उसके बाद ये कंप्यूटर के प्रश्न उसी स्टाइल में मैंने पूछने की कोशिश करें जैसे 2017 में आए थे। ऐसा भी हो सकता है कि 10 नंबर का एक प्रश्न आए, लेकिन उसमें जो है 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आए थे। ज़्यादा संभावना है कि 2-2 नंबर के प्रश्न पूछेंगे जिससे ज़्यादा वैरायटी हो। ठीक। तो विश्व का पहला हिंदी पोर्टल मैंने आपसे पूछा है क्योंकि उसमें जीके पूछी गई थी। उसमें विश्व का पहला या इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था, किसने बनाया था। मैंने पूछा है विश्व का पहला हिंदी पोर्टल कौन सा है। उसके बाद पूछा है कि मशीन लैंग्वेज कौन सा है। आपको इसके उत्तर जो है हिंदी में ही लिखना है, कोई ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में आप लिख सकते हो। फिर ई कॉमर्स पूछा है, जो टर्म न्यूज़ में होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यूनिकोड पूछा है, ट्रांसलेशन में इसका काफ़ी रोल है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल को स्पष्ट करने को कहा गया है। संक्षिप्त टिप्पणी अगर 2 नंबर में है तो मेरे हिसाब से अधिकतम 5 लाइनें इसमें लिखी जा सकती हैं। कोशिश करिएगा 4 लाइन में ख़त्म करें। विश्व का पहला हिंदी पोर्टल वेब दुनिया है। सबसे पहले तो नाम आएगा, कब जो है इसको जो है शुरू किया गया, आप इसको लिख सकते हैं इसमें। और क्या इसका रोल है, क्या ये कर रहा है इस समय, ये लिख सकते हैं इसमें। मशीन लैंग्वेज में क्या है, मशीन लैंग्वेज का सबसे पहले तो परिभाषा होगी, आप उसको स्पष्ट कर दें 4 लाइनों में, इतना काफ़ी होगा। ठीक। ई कॉमर्स सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है इसका, क्या है ई कॉमर्स और कैसे कैसे हेल्प कर रहा है ये। यूनिकोड क्या है इसका, जो है क्या रोल होता है, इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें जो है अगर ईमेल पूछ रहे हैं तो कम से कम ये जरूर बताइएगा कि जो ईमेल प्रदाता कौन होता है, यूज़र नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, ये सब एक बार ज़रूर इसमें लिखिएगा। @ चिन्ह जो है इसको स्पष्ट करिएगा कि @ होता है। ठीक है। तो सबसे पहली लाइन यहाँ पर लिखी गई है, इंटरनेट आधारित डिजिटल उपकरण के से पत्र भेजने का एक तरीका है। ईमेल भेजने के लिए ईमेल पते की ज़रूरत होती है जो यूजर के नेम या नाम और ईमेल प्रदाता कंपनी के डोमेन का मिश्रण होता है, जैसे vikas123@gmail.com। ठीक है। यूनिकोड है, ई कॉमर्स है, ये इस तरीके के हैं। आगे भी हमने अपने टेस्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे हैं और वोकेबलरी भी मोस्ट एक्सपेक्टेड रखी है जैसी पूछी जाती है पेपर में, और पत्र भी वैसा ही रखा है जैसे पूछा जाता है। मतलब कुल मिलाकर के जो प्रश्न संख्या 1 है वो कोई नहीं गेस कर सकता, लेकिन ये जो प्रश्न आपको करवाए गए हैं इस पेपर में काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं, और आगे के जो प्रैक्टिस सेट हमने करवाए थे पेड ग्रुप में उनको भी अपलोड करने का हम प्रयास करेंगे।